मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में धारा 10 और 11 पर चर्चा कर रहा हूँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 में ऐसे तथ्यों को सुसंगत बनाया गया है जो षड्यंत्र की सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी के द्वारा कही गई, की गई अथवा लिखी गई हों। तो इसमें षड्यंत्रकारी के कथन और उनके लेख जो है वो सुसंगत माने गए हैं। आवश्यक तत्वों की यदि हम बात करें तो धारा 10 के लागू होने के लिए पहला आवश्यक तत्व है कि एक षड्यंत्र साबित किया जाना चाहिए। षड्यंत्र आप जानते हैं, पिछली बार भारतीय दंड संहिता आप पढ़ चुके हैं और उसकी धारा 120A 120B के प्रावधान से आप परिचित हैं। 120A में षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि एक से अधिक व्यक्ति अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में किसी अवैध कार्य को करने के लिए अथवा वैध कार्य को अवैध साधन से करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं तो वे षड्यंत्र कर रहे हैं, ये माना जाता है। लेकिन षड्यंत्र अपराध के बारे में सहमति ही माना जाता है, अन्यथा कोई कार्य उस सहमति के अनुसरण में किया गया भी साबित किया जाना होता है। अब जो धारा 10 में कथन या लेख साबित किया जाना है वह षड्यंत्र के अंतर्गत सामान्य आशय को धारण किए जाने के पश्चात का होना अनिवार्य किया गया है। अर्थात जो भी धारा 10 के अंतर्गत कथन या लेख प्रस्तुत किया जा रहा है वह उन अपराधियों के द्वारा सामान्य आशय अर्थात सहमति के होने के पश्चात का होना चाहिए। और इसी के साथ तीसरी आवश्यक शर्त है कि सामान्य आशय के बारे में या उसके संबंध में वह कथन या लेख होना चाहिए। तो वह कथन या लेख जो है वह धारा 10 के अंतर्गत साबित किया जा सकता है। इसको यदि हम दृष्टांत से समझें तो धारा 10 में दृष्टांत दिया हुआ है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में शामिल हुआ। ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजन यूरोप में आयुध उपाप्त किए, ग ने कलकत्ता में धन संग्रह किया, घ ने मुंबई में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया, ड ने आगरे में लेख प्रकाशित किए, ग द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को च ने दिल्ली में 6 के पास काबुल भेजा। तो ये तथ्य और षड्यंत्र का वृत्तांत देने वाला झ द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु जिसमें इन उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन हो वह साबित करने के लिए और क की सह अपराधिता साबित करने के लिए
भी सुसंगत है, चाहे कै बाकी व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों और उनसे अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उनसे अपरिचित हो। यदि हम इसमें एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करें तो आर बनाम ब्लैक एंड टाई का एक इंग्लिश विवाद है, जिसमें ब्लैक जो है वह कस्टम्स पर एक चपरासी था और टाई जो है वो एजेंट ऑफ इम्पोर्टर्स था। वे दोनों जो हैं माल को बिना शुल्क दिए पार करने के लिए आरोपित थे। टाई ने जो है वो मिथ्या प्रविष्टियां रजिस्टरों में की थी और चेकबुक में इस तरह की प्रविष्टियां जो हैं वो नहीं की गई थी। न्यायालय ने रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां जो हैं उनको ग्राह्य किया और चेकबुक में जो है जो प्रविष्टियां की थी उनको ग्राह्य नहीं किया। तो जो षड्यंत्र को अग्रसर करने के लिए रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई थी लेख के रूप में, उनको धारा 10 में जो है वो सुसंगत माना गया। इसी तरह का यदि हम भारतीय विवाद देखें मिर्ज़ा अकबर बनाम एम्परर का, जो 1940 का प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया था, इसमें जो है मिर्ज़ा अकबर और मेहर तजा जो मृतक की पत्नी थी और उमर शेर, इन तीन व्यक्तियों को अली अस्कर की मृत्यु या यूँ कहें हत्या करने का षड्यंत्र करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। और उमर शेर जो है वो गोली मारता है और खेत में काम कर रहे अली अस्कर की मृत्यु हो जाती है। उसी समय उमर शेर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पेशावर सेशन जज के समक्ष जो है उनको विचारित किया जाता है। षड्यंत्र का मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी मेहर तेजा और मिर्ज़ा अकबर जो हैं उनको माना जाता है, जिसमें मेहर तेजा के द्वारा मिर्ज़ा अकबर को लिखे गए 2 पत्र और मिर्ज़ा अकबर के द्वारा मेहर तेजा को लिखे गए पत्र जो हैं वो साबित किए जाते हैं, जिनसे उन दोनों के बीच में इलीगल रिलेशनशिप होने और अली अस्कर को रास्ते से हटाने के बारे में पत्र व्यवहार किया गया था। ये जो पत्र हैं वो और साथ ही साथ मेहर तेजा के मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान आदि सामान्य आशय के बारे में स्पष्ट कारण मानते हुए न्यायालय ने षड्यंत्र को और उसकी सामान्य परिकल्पना को जो है वो स्वीकार किया और उन्हें जो है हत्या का दोषी जो है वो माना। प्रिवी काउंसिल तक ये विवाद जो है वो चला
और मेहर तेजा ने यह आक्षेप लगाया कि उसका जो दोष सिद्धि है वो गलत तरीके से की गई है। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने यही तय किया कि षड्यंत्रकारी के सामान्य आशय के साबित करने में जो भी षड्यंत्रकारी के कथन या लेख हैं वे धारा 10 के अंतर्गत साबित किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर धारा 10 में षड्यंत्रकारियों में से किसी एक के द्वारा सामान्य आशय के बारे में किए गए कोई भी कार्य या कथन है उनको सुसंगत माना गया है। इसी तरह यदि हम धारा 11 की बात करें तो धारा 11 एक विशेष तरह का प्रावधान करती है जो ये कहती है कि असंगत तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत होते हैं। अर्थात धारा 5 से लेकर 55 में सुसंगत तथ्यों के बारे में वर्णन किया गया है, किंतु धारा 11 ऐसे तथ्यों के बारे में वर्णन करती है जो अन्यथा सुसंगत नहीं है फिर भी उनको सुसंगत माना गया है। इसमें यदि हम बात करें तो दो तरह के तथ्यों को उल्लेखित किया गया है। पहले तो वे हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के असंगत हों, और दूसरे हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अधिसंभाव्यता या अनधिसंभाव्यता का गठन करते हैं। जब हम पहले तरह के तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो असंगत तथ्य हैं, इसको विशेष तौर पर प्ली ऑफ एलिबाई के रूप में देखा जाता है। अन्यत्र होने का तर्क, अन्यत्र उपस्थिति का तर्क। सामान्यतः यदि हम देखें तो दृष्टांत क के अनुसार प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया। यह तथ्य कि वह इस दिन लाहौर में था सुसंगत है। यदि सरसरी तौर पर देखा जाए तो दृष्टांत क का जो कथन है कि कलकत्ते में अपराधी है, अपराध करने का अभियुक्त है और वह उस दिन लाहौर में था, ये बिल्कुल असंगत बात लगती है। लेकिन यदि यह साबित हो जाता है कि वह व्यक्ति उस दिन कलकत्ते में था ही नहीं बल्कि वह तो लाहौर में था, तो यह नितांत ही असंभव हो जाता है कि उसने कलकत्ते में अपराध किया होगा। इसलिए धारा 11 खंड 1 जो है वो इस तरह के अपराध के तर्क को सुसंगत बनाया गया है कि जो विवादक या सुसंगत तथ्य से बिल्कुल उलट हैं, असंगत हैं, अर्थात वे उस घटना को अभियुक्त द्वारा किए जाने को बिल्कुल ही असंभव बना देते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें दृष्टांत ख में ये वर्णित है कि प्रश्न ये है कि क्या क ने अपराध किया। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया होगा और ख, ग या घ में से किसी के द्वारा भी नहीं किया गया है, सुसंगत है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 आरोपी थे क, ख, ग, घ, और उसमें से ये साबित यदि कर दिया जाता है कि ख, ग और घ ने अपराध नहीं किया है, तो कुल मिलाकर क के द्वारा अपराध किया गया है
यह साबित हो जाता है। तो ऐसे तथ्य जो विवादक या सुसंगत तथ्य को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं वे धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत माने गए हैं। यदि इसको धारा 11 में तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो अन्यत्र उपस्थिति होने का विभाग जो है वह सुसंगत माना जाता है। इसी तरह संतान की असंवैधानिकता या यूँ कहें अवैधानिकता सिद्ध करना भी धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। मृतक का जीवित रहना, जिस दिन मृतक की मृत्यु होना, हत्या होना कथित है, उस दिन के बाद भी यदि वह जीवित देखा गया है और यह अभियुक्त द्वारा साबित कर दिया जाता है तो जो हत्या का अपराध है वह किया ही नहीं गया, असंभव हो जाता है। इसी तरह यदि बात करें तो अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध कारित करना जो धारा 11 के दूसरे खंड के अंतर्गत वैध माना जाएगा। इसी तरह यदि बात करें तो पीड़ित पक्षकार का भी उस अपराध में शामिल रहना या उत्तरदायी होना, यह भी धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत माना गया है। तो धारा 11 में कुल मिलाकर ऐसे तथ्यों को साबित किया जाता है जो अभियुक्त या आरोपित व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने को असंभव बनाते हैं। यदि हम बात करें एक केस लॉ की तो विकास पांडे बनाम स्टेट ऑफ बिहार का 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है जिसमें यह तय किया गया था कि यदि अभियुक्त अन्यत्र उपस्थिति का सहारा लेता है लेकिन अन्यत्र उपस्थिति को साबित नहीं कर पाता है तो भी न्यायालय यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि अभियुक्त जो है वो घटना स्थल पर मौजूद था। लेकिन अन्यत्र उपस्थिति में एक बात विशेष तौर पर न्यायालय ध्यान में देते हैं कि जो स्थान घटना स्थल से दूर बताया जा रहा है वह घटना स्थल और अभियुक्त के उपस्थित होने का स्थल, उन दोनों के मध्य डिस्टेंस कितनी है और अभियुक्त के घटना स्थल पर पहुंचने में समय कितना लगता है, अंतिम बार कितने बजे अभियुक्त को घटना स्थल से दूर दूसरे स्थान पर देखा गया, उस स्थान से अभियुक्त के घटना स्थल पर पहुंचने में मिनिमम कितना टाइम लग सकता है और जो अंतिम बार उसको देखा गया था और घटना स्थल पर जो अपराध हुआ था उस समय में कितना अंतर है। अर्थात यदि हम देखें कि लाहौर में अपराध हुआ था और अपराधी कह रहा है कि मैं दिल्ली में हूँ, अब दिल्ली में यदि वह 10 बजे देखा गया है अंतिम बार और लाहौर में अपराध दोपहर 1 बजे होता है तो ये संभव है कि अभियुक्त 3 घंटे में बाय एयर फ्लाइट से लाहौर पहुंच सके और वहाँ पर अपराध को अंजाम दे सके। तो ये एक विशेष जांच का विषय होता है और न्यायालय इस तथ्य पर विशेष सावधानी बरतता है कि अभियुक्त द्वारा कथित स्थान और घटना का स्थान
दोनों में दूरी कितनी है, समय न्यूनतम कितना लगता है और अभियुक्त अंतिम बार अर्थात कितने बजे अपने स्थान पर मौजूद था और घटना स्थल पर पहुंचने में जो अपराध हुआ था वह कितना है। उन दोनों में यदि इतना अंतर है कि अभियुक्त वहां पर पहुंच सके तो फिर अभियुक्त का तर्क जो है वो अस्वीकार किया जा सकता है। जो धारा क में दृष्टांत दिया हुआ है वह 1872 में तय किया था। तो उस समय लाहौर और कलकत्ता में जो दूरी है वह तय करने में बहुत समय लगता था और हर सामान्य व्यक्ति के बस की बात जो है, अधिकार में नहीं था कि वह बाई एयर या अन्य किसी साधन से पहुंच सके। इसलिए धारा 11 के दृष्टांत क में असंभवता के आधार पर, अनधिक संभाव्यता के आधार पर लाहौर में होने के तथ्य को प्ली ऑफ एलिवाई के रूप में मान्य किया था। वर्तमान में इस पर न्यायालय विशेष जांच जो है वो करते हैं। तो ये कुल मिलाकर आज हमने अन्यथा सुसंगत तथ्य और षड्यंत्रकारी के सामान्य परिकल्पना के द्वारा के लिए किए गए कथन और लेख की सुसंगतता के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।